प्लेटफॉर्म ऑफ राघव इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम एक नए जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट्स वो कवर करते हैं कि कौन कौन से रीसेंट करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं। जैसा कि पहला करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है वो रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की 450 ईस्वी में। इसे 1193 ईस्वी में किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने डिमोलिश कर दिया था। ठीक है, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, जिसका उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ठीक है, दूसरी चीज, इस विद्यालय में क्या क्या था, इसमें फैसिलिटीज क्या क्या थी, कौन कौन सी फैसिलिटीज थी इस विद्यालय में जो दोबारा रिनोवेट की गई है। देखिए 455 एकड़ में फैला हुआ है ये। दूसरा, इसका जो मुख्य डिजाइन है, मेन जो वास्तुकार रहे हैं इसको बनाने में वो रहे हैं बीबी जोशी। बीबी जोशी द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। 19 सितंबर 2014, मैंने क्या कहा था आपसे? 19 सितंबर 2014 कि इसका पुनर्निर्माण बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। कब किया गया था? 19 सितंबर 2014 को। उस टाइम की तत्कालिक जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके द्वारा इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। आइए इसका और इंपॉर्टेंस कवर करते हैं कि और कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा है? देखिए मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कब हुई? 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त फर्स्ट, गुप्त जो एम्परर थे कुमारगुप्त फर्स्ट, उन्होंने इसकी स्थापना की। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। मतलब इस यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिला किस किस के एरा में? एक तो कुमारगुप्त, मतलब गुप्त एम्पायर के ड्यूरेशन में इसको संरक्षण मिला कि ये आगे बढ़ी, और हर्षवर्धन और पाल शासक, पाल एम्परर्स। ठीक है, इस विद्यालय की भव्यता यह है कि इसमें क्या क्या है, 300 कमरे थे और 7 बड़े रूम्स थे, और एक इसमें लाइब्रेरी थी 9 मंजिला। लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी नहीं जिसमें आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जिसमें बुक्स भी थी, वो एंशियंट बुक्स थी, जिसे 1993 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद जला दिया गया इस यूनिवर्सिटी को। तो हमारा कितना एंशियंट ट्रेजर जो है वो डिमोलिश हो गया था। ठीक है, तो उसी को रिनोवेट करने के लिए इसका पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। वो एंशियंट बुक्स जो 3 लाख से अधिक थी 9 मंजिला लाइब्रेरी में। तो एक हैवी ट्रेजर, हैवी ट्रेजर था किसका? बुक्स का। और इसमें क्या, इसके साथ इसमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे, स्टूडेंट्स 10,000 से अधिक, और 2700 से अधिक शिक्षक। मतलब आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी एग्जॉस्ट थी कि 2700 इसमें टीचर्स थे और 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स थे। ठीक है, रेजिडेंस भी था, जैसा कि हमने देखा कि कितने कक्ष बने हुए थे, 300 कमरे। ठीक है, और छात्रों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर तथा इनके लिए शिक्षा और रहना निशुल्क था। मतलब आप इसे ये कह सकते हैं कि इसमें जो आज हम एग्जाम देते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, कि हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे होती है? मेरिट बेसिस पे होती है। तो यहां भी योग्यता के आधार पर चयन था। इफ यू आर एलिजिबल टू एंटर इन दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, देन यू शुड बी ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल भारतीय के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। अब आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं उस यूनिवर्सिटी की जिसको रिनोवेट किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है नालंदा को, कि वहां ओनली इंडियंस ही नहीं,
फॉरेनर्स भी पढ़ते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रहेगी उस एजुकेशन सिस्टम की जो इंडिया में उस टाइम पर चल रहा था, कि बाहर के भी लोग हमारे यहाँ पढ़ते थे। आज हम जाते हैं बाहर कि हम ऑक्सफोर्ड जाएंगे, बट हमारे यहाँ पर उस टाइम स्टूडेंट्स आते थे उस ड्यूरेशन में जब एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। ठीक है। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया और उसमें आग लगा दी। मैंने आपको बताया कि 450 एडी में इसकी स्थापना हुई, 450 में ईस्वी में, और इसको डिमोलिश कब किया गया? 1193 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा है कि इसकी नींव कब रखी गई? 2014 में। आइए, एक न्यूज में जो रहता है सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना जो की जाती है ना, वो की जाती है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18 के अंडर। याद रखना ये फैक्ट कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की जाती है, किसके अंडर की जाती है? आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18 के अंदर। इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई है, संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब क्या है? सांविधिक। संवैधानिक नहीं है तो विधिक है, संविधिक। किसे? विधि। ठीक है। वो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि यह एक संवैधानिक निकाय, बट नहीं, यह बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरा, इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, ठीक है, और इसके अलावा अतिरिक्त जो हो सकते हैं 10, मतलब टोटल मिला के इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। समझे? इसकी नियुक्ति कैसी होती है? राष्ट्रपति द्वारा एक कमिटी की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रपति के द्वारा एक कमिटी की सिफारिश पर इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनका इलेक्शन होता है। ठीक है। उसमें कौन कौन होता है? अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता। इंपॉर्टेंस है इसीलिए क्योंकि मेंबर ऑफ अपोजिशन भी इसमें हैं। मेंबर ऑफ अपोजिशन है। अपोजिशन है तो क्या है कि डिक्टेटरशिप, कि हम चाहे जिसको अपॉइंट कर दें वो नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो इस कमेटी में होगा। कि आपने मन उठा के किसी को भी सूचना आयुक्त बना दिया, वो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिशन है। दूसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो शामिल होते हैं। अब हमने देख लिया तीन तीन चीजें। कौन? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, और दूसरे कैबिनेट मंत्री, और लीडर ऑफ अपोजिशन इस कमिटी के मेंबर होते हैं। इसका क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखिए, केंद्रीय लोक प्राधिकरण, पब्लिक प्राधिकरण जितने भी हैं, सेंट्रल, हम यहाँ सीआईसी की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल जितने भी प्राधिकरण हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी प्राधिकरणों तक इसका अधिकार क्षेत्र है। कार्यकाल कितना होता है? देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 65 वर्ष, मैक्सिमम आयु हो। ठीक है। और दूसरा, निर्धारित अवधि कौन करती है? केंद्र सरकार निर्धारित करती है। रीअपॉइंटमेंट जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है। तो ये इसका कार्यकाल होता है कि 65 वर्ष हो, या फिर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो अवधि होती है, जो भी पहले कंप्लीट हो, या तो वो 65 साल का पहले हो जाए, या फिर उसकी केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित अवधि उसको दी गई है, जितना टेन्योर उसको अलॉट किया गया है, वो उसे एक्सटेंड ना करे। आइए, एक न्यूज और जो चर्चा में रही, रामसर साइट्स, जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एक न्यूज रही है कि अब इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई है? 82 हो गई है। ठीक है। तो अभी जो रिसेंट रामसर साइट्स बताई गई हैं, सेलेक्ट की गई हैं, सूचीबद्ध की गई हैं, वो कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ लिखा, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है। पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची में शामिल किया गया। टोटल संख्या 82 हो गई इनका। कब हुआ है ये? 5 जून 2024 को। 5 जून 2024 को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस।
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अवसर पर बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, रामसर स्थल रामसर एक जगह का नाम है। ठीक है, दूसरी चीज, इन अभ्यारण्यों को नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य शामिल हैं। ये 2 अभ्यारण्य कौन कौन से, नागी और नकटी, कहाँ है ये, बिहार में। ठीक है, दोनों अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में है। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंस जो है वो है कि कहाँ है, किस स्टेट में फॉल करते हैं ये दोनों बर्ड सेंचुरीज, कहाँ करते हैं, बिहार में। तो अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 82। एज आई टोल्ड यू कि रामसर स्थल टोटल कितने हो गए, 82। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, 16। तो तमिलनाडु हैविंग 16 रामसर साइट्स और फॉलोड बाई कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, वहां 10 रामसर साइट्स हैं। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है सांबर झील और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे पहली रामसर साइट है। रामसर ये नेचुरल वो हैबिटाट है जो रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, इंटर गवर्नेंटल संधि है, ट्रीटी, जिसे 2 फरवरी 1971 1971 को लागू किया गया। ठीक है, रामसर एक जगह है, मैं आपको बता रहा था। रामसर जगह कहाँ है, ईरान में। ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था 1971 को, तो उसके बाद ही ये रामसर साइट्स, वेटलैंड्स जितने भी हैं हमारे, उनको वो जो नेचुरल इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो एक्सेसिव इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको क्या किया गया है, रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है कि वो हैबिटाट जो अपनी नेचुरलिटी बना के रखे। ठीक है, भारत में ये एक अधिनियम 1982 को लागू हुआ, क्योंकि हम जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है उससे काफी पीछे रहे थे, उसकी वजह से हमने इसे बाद में इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या थी, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को रामसर स्थल घोषित किया गया। तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई गई कि वो जो एरिया है वो खराब ना हो, दोहन ना हो उस एरिया का। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज कवर करते हैं। नवीन महाजन होंगे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इन्होंने जो है प्रवीण गुप्ता को रिप्लेस किया है। ठीक है, किसने, नवीन महाजन ने। तो आइए जानते हैं नवीन महाजन के बारे में। 19 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवीन महाजन को राजस्थान का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवीन महाजन ने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। जो प्रवीण गुप्ता थे वो जुलाई 2020 से राजस्थान के चीफ इलेक्शन ऑफिसर रहे हैं। तो जुलाई 2020 से प्रवीण गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं। अब ये कौन है, राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं नवीन महाजन। ये नवीन महाजन आपको फोटो दिख रही होगी, ये कौन है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं नवीन महाजन, राजस्थान कैडर से ही। ठीक है, इससे पूर्व नवीन महाजन राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है राजस्थान फोकस्ड एग्जाम के लिए। जो एग्जाम्स राजस्थान फोकस्ड है, राजस्थान सेंट्रिक है, उन स्टेट सेंट्रिक एग्जाम के लिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट ही असेंबली इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद एक डिसीजन ये लिया गया है। ठीक है, थैंक यू।